Hello students, welcome to our new lecture number 3 based on the topic chemical kinetics। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया था, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जनरल एक्सप्रेशन देख लिए थे। और आज का अपना टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एप्लीकेशन पार्ट्स हम देखेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये होता क्या है देखिए, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लेट कर लूं, ए से बना प्रोडक्ट, तो टाइम t बराबर 0 पर मेरे पास इसके मोल थे a और तब ये था 0, और टाइम t इक्वल टू t पर हम लोग हर बार लिखते हैं a माइनस x। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई ये सब्सटेंस है और सब्सटेंस पे अगर कुछ फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो इसका अमाउंट कम नहीं बल्कि और बढ़ेगा, है ना। तो बैक्टीरियल ग्रोथ से इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस एक्स। ओके, तो ऐसे में मुझे रेट लॉ लिखना है, तो मैं लिखूंगा dx by dt इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ a एट टाइम t, और वो जो एक्टिव मास ऑफ a एट टाइम t होगा वो हो जाएगा k a प्लस एक्स dx by dt। क्योंकि यहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है इसलिए माइनस माइनस का कोई साइन रहेगा, सिर्फ dx by dt is equal to k ad ये रहेगा। x वाले एक तरफ ले आइए, तो dx अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू k dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो 1 अपॉन x dx टाइप का ही है, तो ln a प्लस x इज इक्वल टू kt प्लस c डैश। ये c डैश क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब की बार हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, डेफिनेट नहीं। पहले हम लिमिट लगाते थे तो डेफिनेट इंटीग्रल होता था। चलिए, तो ये बन गया एक्सप्रेशन एट टाइम t is equal to 0, तो x का तो कोई मतलब ही नहीं था टाइम t बराबर 0 पे। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अगर टाइम t बराबर 0 पुट करेंगे और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो c डैश बराबर आ जाएगा ln a। c डैश की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ln a प्लस x इज इक्वल टू kt प्लस ln a। यहां से आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन d, k इज इक्वल टू 1 अपॉन d ln a प्लस x अपॉन a। पहले चलता था a अपॉन a माइनस x, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ के केस में a प्लस x अपॉन a चलेगा। यानी इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, तो इसको हम लॉग स्टैंडर्ड बेस बना के लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a प्लस x अपॉन। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बैक्टीरियल ग्रोथ के केस। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट ऑर्डर के, ये सब एप्लीकेशन पार्ट है। तो अभी एप्लीकेशन पार्ट और भी है फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in terms of pressure। तो प्रेशर के टर्म्स में अपने को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब प्रेशर के टर्म में कैसे पढ़ेंगे, तो फिर से एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग जिसमें A से बन रहा है B प्लस C नाम का प्रोडक्ट। ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है P0, गैस A। ये सब गैसीय स्पेस में है, क्योंकि प्रेशर की बात तो हम गैसीय स्पेस में ही कर सकते हैं। टाइम t बराबर 0 पे इसका प्रेशर है P0 और ये 0 0। टाइम t इज इक्वल टू t पे ये हो गया P0 माइनस कुछ y ले लेते हैं, बड़ी देर से x चल रहा था तो अब की बार कुछ चेंज कर देते हैं, तो P0 माइनस y, तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया।
इंफिनिटी पर क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये P नॉट और ये भी P नॉट हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ओके, यहां पर अगर मैं लेट कर लूं, लेट Pt is the pressure of gas A at time t। Pt क्या है, गैस A का प्रेशर एट टाइम t, यानी टाइम t पर ये जो गैस A का प्रेशर है यही क्या है, Pt। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, तो आप ये ऊपर कंसीडर भी कर लेना। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन which follows first order kinetics। Let us consider a reaction which follows first order kinetics। ओके, तो देखिए K का फॉर्मूला होता था अपना K = 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x, यही होता था, या C नॉट बाई C। तो आप पहली चीज तो ये कि जो कंसंट्रेशन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर होता है तो वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप P नॉट लिखते थे, A की जगह पर आप P नॉट लिख देंगे, तो A की जगह पर अगर आप P नॉट लिख देंगे तो A माइनस x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो A माइनस x की जगह पर प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम t Pt लिख देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा K बराबर 2.303 अपॉन T log P नॉट बाई Pt। P नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम t बराबर 0, इनिशियल प्रेशर, और Pt क्या है, प्रेशर ऑफ गैस A आफ्टर टाइम t या एट टाइम t, टाइम t पर इसका प्रेशर Pt है। तो ये नोट कर लेंगे एक्सप्रेशन। ओके, आप बल्कि यहीं पर लिख लीजिएगा तो वो जगह बच जाएगी। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक केस और चेंज कर दूं, जैसे इसको मैं मान लेता हूं केस नंबर 1, अब मैं थोड़ा बदल रहा हूं, तो मैं यूज कर रहा हूं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में मैं क्या लिख कर रहा हूं, let Pt is the pressure of gaseous mixture at time t। अगर Pt गैस A का प्रेशर ना हो बल्कि Pt पूरे मिक्सचर का प्रेशर हो एट टाइम t, तो आप क्या लिखोगे, तो Pt अगर पूरे गैसियस मिक्सचर का है तो Pt बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C एट टाइम t, और वो प्रेशर कितना है, तो P नॉट माइनस y प्लस y प्लस y, P नॉट माइनस y प्लस y प्लस y, एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो ये Pt बराबर आ गया P नॉट प्लस y, P नॉट प्लस y, तो y की वैल्यू आ गई Pt माइनस P नॉट, y की वैल्यू आ गई Pt माइनस P नॉट। ओके, चलिए अब आगे लिखते हैं। तो K = 2.303 अपॉन T log A की जगह पर आप क्या रखोगे, P नॉट, A की जगह पर तो वही P नॉट है, और A माइनस x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है एट टाइम t, P नॉट माइनस y, तो वो आप रख दोगे P नॉट माइनस y। अब यहां पर y की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो K = 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस y, तो ये हो गया माइनस का Pt और प्लस का P नॉट, तो हो गया 2P नॉट माइनस Pt। तो ये बन गया अपना नया एक्सप्रेशन। इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो आपको इस तरीके से ही यूज करना है, और कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करना है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए,
फिर उसके बाद लिखते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म्स में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है decomposition of H2O2. Decomposition of H2O2. The reaction progress is taken in terms of KMnO4 by टाइट्रेशन। अब ये एग्जांपल का क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बीकर है और उस बीकर में H2O2 भरा है, ओके, और ऊपर ब्यूरेट से हम KMnO4 पास कर रहे हैं। यहां पर ये KMnO4 भरा है। तो H2O2 और KMnO4 का टाइट्रेशन होगा और हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के बेसिस पे अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बनाएंगे। तो जरा देखते हैं रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो H2O2 gives up H2O plus O2, ओके। तो 2H2O, अगर इसको H2O अगर ऐसे लेना है तो 2H2O करके भी बैलेंस कर सकते हो और हाफ O2 करके भी बैलेंस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हाफ O2 करके भी बैलेंस है, ओके। अब आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर H2O2 हमारा डिकम्पोज हो रहा है, उससे O2 मिल रहा है और इसका टाइट्रेशन हो रहा है KMnO4 से। तो अगर मैं यहाँ लेट कर दूं, लेट वॉल्यूम ऑफ KMnO4, volume of KMnO4 used with fresh sample of volume of KMnO4 used with the fresh sample of H2O2. Volume of KMnO4 used with the fresh sample of H2O2, तो क्या हो जाएगा V0। स्टार्टिंग में तो हमारे पास H2O2 पूरा सैंपल है और हमने क्या कर रखा है, KMnO4 के साथ उसका टाइट्रेशन कराना चालू किया। तो ये V0 किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ओके, जो कि फ्रेश सैंपल ऑफ H2O2 के साथ टाइट्रेट कर रहा है। फिर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t, टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो कि टाइट्रेट कर रहा होगा H2O2 सैंपल को, which titrate H2O2 सैंपल, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हो जाएगा VT, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t। तो जैसे अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो K इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x, ऐसे लिखते हैं। A क्या होता था, मोल्स ऑफ A टाइम t बराबर 0 पे, A माइनस x क्या होता था, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टाइम t बराबर t पे। तो वैसे ही आपको वॉल्यूम लिख देना है। तो 2.303 अपॉन T log V0 अपॉन VT। V0 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो फ्रेश सैंपल H2O2 तो इनिशियल अमाउंट हो गया V0। इनिशियल अमाउंट ये V0 किसका है, KMnO4 का, जो कि इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 के साथ टाइट्रेट करे। तो टाइट्रेट करेगा तो ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर ही होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ V0 ले लिया। और टाइम t बराबर t पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड होगा वो हो गया VT। तो वो उतने टाइम t पे H2O2 का जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसके साथ पूरी तरह से टाइट्रेट हो रहा होगा, तो वो VT बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा रेट कांस्टेंट K is equal to 2.303 upon T log V0 by VT। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको डिकम्पोजिशन
ये फॉलो क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी लिख लीजिएगा, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये अपने को लेट करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, अगर मैं इसी रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको ट्रीट करूं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। इफ दिस रिएक्शन is expressed in terms of volume of O2 obtained by decomposition of H2O2, okay this, तो यहां पर भी मेरे को कुछ लेट करना है, और वो क्या लेट करना है, तो V0 को लेट करना है। तो V0 क्या होगा, अब की बार V0 को मान लेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 एट टाइम t बराबर 0, तो वो एक्चुअल में V0 क्या होगा, 0, क्योंकि टाइम t बराबर 0 पे तो O2 आया ही नहीं होगा। ओके, तो VT लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 एट टाइम t बराबर t, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t पर O2 आ गया होगा, तो उसका वॉल्यूम हमने क्या लेट कर लिया, VT। और जब ये रिएक्शन पूरी तरीके से एंड पे जा रही होगी, यानी इनफाइनाइट टाइम पे, जो यहां इनिशियल रहा होगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा इसमें, तो V इंफिनिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, जो कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जैसा हो, यानी आप इसको A की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो अगर इसको A की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म हुआ है तो x, तो A माइनस x क्या हो जाएगा, तो A जैसा क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी, और A माइनस x जैसा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस VT, A माइनस x। अब इसी को लगा दीजिए आप फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में, तो K बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x की जगह पर लगेगा, तो क्या आएगा 2.303 अपॉन T log V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ये एक अप्रोच डेवलप कर रहा हूं मैं, ताकि आप एग्जाम टाइम में ये सब समझ पाएं। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट अगर आते हैं तो इनको सॉल्व करना आसान होता है अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए। ओके, तो ये था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, नोट कर लेंगे इसको भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। हेडिंग डाल देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो है पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर की रीडिंग ये नोट कर लेंगे, इस तरह से बनाना है, टाइम t बराबर 0 पे पोलैरीमीटर की रीडिंग r0, टाइम t बराबर t पर इंफिनिटी पर, तो r0 rt r इंफिनिटी, इस तरीके से। फिर से एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल में ले लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस ले लेते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला बताइए, C12H22O11 plus water gives up C6H12O6, C6H12O6। इसको बोलेंगे सुक्रोज, इनमें से एक हो जाएगा ग्लूकोज और दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोज। ओके, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। टाइम t बराबर 0 पे इसके a मोल थे, तब ये था ही नहीं, और ये हमेशा एक्सेस में चल रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। टाइम t इज इक्वल टू t पर इसमें से a माइनस x कम हुआ, तो यहाँ x और x बन गया, और टाइम t बराबर इंफिनिटी पे ये 0 हो गया, तो ये a और a मोल हो गए। ये याद रहे, ये मोल है। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑर्डर की अगर मैं बात करूं,
उससे कम होता है रोटेशन ऑफ सुक्रोज और सबसे कम होता है रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। ये फैक्ट है, ये आपको लिख लेना है। ये ऑप्टिकल रोटेशन का ऑर्डर होता है। ओके, तो ये सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो हाइड्रोलिसिस होती है, तो ग्लूकोज हमारा कैसा होता है डेस्टोरोटेटरी और फ्रुक्टोज कैसा होता है लीवोरोटेटरी। ये डेस्टो और लीवो वही ऑर्गेनिक वाला है, जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे वो डेस्टोरोटेटरी कहलाता है, और जो पीपीएल यानी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दे वो लीवोरोटेटरी कहलाता है। ओके, और जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो वो पीपीएल को कहीं पर भी रोटेट नहीं करा पाता है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए ये पीपीएल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं। ओके, तो यहां पर मुझे ऑप्टिकल रोटेशन सुक्रोज का देखना है, ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज का देखना है और फ्रुक्टोज का देखना है। तो टाइम t बराबर 0 पर हमारे पास सिर्फ क्या है सुक्रोज ओनली। अगर टाइम t बराबर 0 पे सिर्फ सुक्रोज है तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? तो ऑप्टिकल रोटेशन पर मोल के अकॉर्डिंग तो सुक्रोज का RS होता है और A मोल है तो ये बन जाएगा R0। तो ये R0 बन जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन, यानी रोटेशन एट टाइम t बराबर 0 R0 इज इक्वल टू बन जाएगा RS into A। इक्वेशन नंबर 1। टाइम t इज इक्वल टू t पर हमारे पास सुक्रोज भी है, ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है। तो ऐसे में जो हमारा RT होगा ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t वो किसके बराबर होगा? तो वो होगा RS into A minus x प्लस RG। RG का मतलब रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू ग्लूकोज, तो RG into x प्लस RF into x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, टाइम t बराबर इंफिनिटी पर हमारे पास क्या है? सुक्रोज नहीं है, ओनली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हमारे पास ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, तो ऑप्टिकल रोटेशन इंफिनिटी पर क्या होगा? R इंफिनिटी। तो R इंफिनिटी हो जाएगा RG into A, क्योंकि ये पूरा पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, प्लस RF into A। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1 R0 को बता रहा है, इक्वेशन नंबर 2 RT को बता रहा है, इक्वेशन नंबर 3 R इंफिनिटी को बता रहा है। अगर मैं RT को देखूं, इक्वेशन नंबर 2 को RT, तो RT इज इक्वल टू क्या लिखा है? RS into A माइनस RS into X प्लस RG into X प्लस RF into X। ठीक है, तो अब आप यहां से कुछ समझेंगे कि RT इज इक्वल टू ये पूरा गिवन है और RS into A को आप क्या लिख सकते हो? RS into A को R0। तो RT इज इक्वल टू R0 हो गया और साथ में RG, ये x x x सब में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं और ये बन जाएगा RG प्लस RF माइनस RS। इसके अकॉर्डिंग मैं x निकालूंगा और वो x क्या होगा? वो होगा RT माइनस R0 अपॉन RG प्लस RF माइनस RS। और ये सबके रोटेशन फिक्स है, तो कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है डिनोमिनेटर। इसको लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअल में देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मुझे पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एरर है, तो मुझे a बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस x वाला टर्म चाहिए। तो मैं किसी तरीके से a और x डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर इन्हीं सबको वहां पर पुट कर दूंगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन सुक्रोज का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, RF, RS, RG मान लिया, ऑप्टिकल रोटेशन का ऑर्डर भी दे दिया, हालांकि डेरिवेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। टाइम t बराबर 0 पे मेरे पास सिर्फ सुक्रोज था, तो क्या ऑप्टिकल
रोटेशन होगा। टाइम t इज इक्वल टू t पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सभी का तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? टाइम t बराबर इंफिनिटी पे सुक्रोज खत्म हो गया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बचा तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? इन तीनों की मदद से मैं a और x फाइंड आउट करना चाहता हूं। ओके, तो x तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे चाहिए a। तो a कैसे आएगा? अगर आप यहां पर देखो इस वाले टर्म में, तो RF और RG और a कॉमन होके यहां पर भी आ रहा है, और यहां पर ये जो टर्म है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी आ सकता है। अगर मैं इक्वेशन नंबर, इसमें क्या नहीं है RS और वो माइनस में है, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 कर दूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए क्या आ जाएगा, R इंफिनिटी माइनस R नॉट आ जाएगा। R इंफिनिटी माइनस R नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा RG इंटू A प्लस RF इंटू A माइनस RS इंटू A। अब आप सोचिए, अगर मैं यहां से A कॉमन लेता हूं तो आ जाएगा RG प्लस RF माइनस RS, जो हो जाएगा R इंफिनिटी माइनस R नॉट। तो देखिए डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो ये डेरिवेशन इसलिए ऐसा करते हैं। अब a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा R इंफिनिटी माइनस R नॉट अपॉन RG प्लस RF माइनस RS। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब a आपके पास है और आप a माइनस x भी यहीं पे निकाल लो। तो अगर आप a माइनस x निकालोगे तो देखो ये तो डिनोमिनेटर हो गया कॉमन, RG प्लस RF माइनस RS, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो R इंफिनिटी माइनस R नॉट माइनस RT और प्लस R नॉट। तो R नॉट से R नॉट कैंसिल हो गया और ये आ गया R इंफिनिटी माइनस RT अपॉन RG प्लस RF माइनस RS। ये हो गया A माइनस। ये सब फॉर्मूले रटाए जाते हैं हमें 12th क्लास में, इवन उसके आगे भी प्रिपरेशन अगर हम कर रहे होते जेईई और नीट की तो भी ये फॉर्मूले रटाए जाते हैं। बट इन क्वेश्चनों, इन कांसेप्ट्स को अगर आप समझ के करेंगे तो इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं, और बहुत ही आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ किस तरीके से आखिर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को हमने फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में समझा और उसमें हमने ऑप्टिकल रोटेशन का यूज किया, और जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन बना पाए। ओके, अगर रटोगे तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा होगा। अब क्रैश कोर्स में एक्चुअल में सारे डेरिवेशन नहीं कराए जा सकते हैं, इसलिए मैंने भी थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्रेशन कराए हैं, कुछ ये वाला बहुत डिटेल में करा रहा हूं। तो ऐसे ही वो सारे डेरिवेशंस भी होते हैं, उनको भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आपके काम भर का तो बता ही दिया है मैंने उसमें क्या क्या और कैसे टर्म यूज होने वाले हैं। ओके, मोस्टली स्टूडेंट इन सब डेरिवेशन से भागते हैं क्योंकि ये रटना पड़ता है उनको लगता है, बट ये समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। a भी आ गया है हमारे पास, a माइनस x भी आ गया है, तो दिक्कत क्या है? तो सिर्फ a का फॉर्मूला लगाना है। तो a इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a की जगह पर क्या आ जाएगा? R इंफिनिटी माइनस R नॉट अपॉन में RG प्लस RF माइनस RS। हालांकि ये कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, और अपॉन में R इंफिनिटी माइनस RT, और यहाँ अपॉन में आ जाएगा RG प्लस RF माइनस RS। अब आप देख सकते हैं ये तो टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है, तो अपना फॉर्मूला हो गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log R इंफिनिटी माइनस R नॉट अपॉन R इंफिनिटी माइनस RT। अब आप इसको रटोगे तो कभी भी भूल सकते हो यहाँ पर क्या लगना है, यहाँ पर क्या लगना है, बट अगर आप इसको समझ के करोगे तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही निकालोगे। तो R इंफिनिटी क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t इंफिनिटी। R नॉट क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन नेट का ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t बराबर 0, और RT क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम t इक्वल टू t पर। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट ऑर्डर के एप्लीकेशन पार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, और जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है तो नहीं पूछा जा सकता। चलिए देखते हैं।
रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन से ही समझा देता हूं आपको, ये क्वेश्चन है, ये नोट करेंगे। फॉर द रिएक्शन N2O5 gives up 2NO2 plus half O2, ओके। गिवन क्या है, माइनस d of N2O5 by dt, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू K1 N2O5, d of NO2 by dt is equal to K2 N2O5, d of O2 by dt is equal to K3 N2O5, ओके। आपको बताना है रिलेशन अमंग K1, K2 एंड K3। चलिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, क्या आप इसका रेट वाला एक्सप्रेशन मुझे बता सकते हो? तो इसका रेट वाला एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप? N2O5 there 2NO2, इस रिएक्शन का रेट वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? तो R is equal to लिखेंगे माइनस d of N2O5 by dt is equal to 1 by 2 d of NO2 by dt is equal to 2 d of O2 by dt। ऐसे लिखा जाएगा, ये 1 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। यही तो हमारा रेट वाला एक्सप्रेशन होगा ना, ओके। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K N2O5। बताइए ये रेट वाला एक्सप्रेशन था कि नहीं था? रेट ऑफ रिएक्शन तो वही है। चलिए अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया गया है, तो लिख दीजिए उस जगह पर K1 N2O5 is equal to half d of NO2 by dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस। ये क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस। और ये पूरा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 भी दिया है आपको, K2 N2O5, 2 into O2 के लिए क्या दिया है? K3 N2O5। बस इतने की जरूरत है। केवल K2 K3 में तो रिलेशन बताना है। आप देखिए ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? K1 is equal to half K2 is equal to 2K3। अब आप इसमें पूरे रेट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3। 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3, यानी K1 is to K2 is to K3 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 is to 1 is to 4। तो ये अपना आंसर नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये गिवन डेटा से आपको यहीं पे रेट का एक्सप्रेशन पे लिख लेना है और आपको रिलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल रिएक्शन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट समझिए। तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब है एक ही रिएक्टेंट से एक साथ साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ओके, तो पैरेलल रिएक्शन का मतलब जैसे A से बन रहा है B और A से बन रहा है C, एक साथ बन रहा है साइमल्टेनियसली। इस वाले का रेट कांस्टेंट है K1, इस वाले का रेट कांस्टेंट है K2। ओके, तो A इन दोनों के लिए कॉमन रिएक्टेंट है और A से एक ही बार में B भी बन रहा है और उसी टाइम पे C भी बन रहा है A से। अब पहले इसमें आपको मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना बता। जैसे यहां पर टाइम t बराबर 0 पे मान लीजिए A के 1 मोल थे, तब B और C कुछ भी नहीं था। टाइम t t पर 1 माइनस कुछ x निकला, तो उस रेशियो में x यहां बन जाएगा। वो तब बनेगा जब 1:1 की स्टोइकियोमेट्री है। ओके, और इसी तरीके से 1 माइनस y निकलेगा तो यहां कुछ y बन जाएगा। ओके, तो ये B और C के मोल्स हो गए x और y, और A के मोल्स टाइम t बराबर t पर कितना हो गया? 1 माइनस x माइनस y। तो अगर मुझसे बोला जाए टोटल मोल्स
कितने, तो टोटल मोल्स एट टाइम टी पर, तो उन सबको ऐड कर देंगे और उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल मोल्स के लिए, जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई कैंसिल हो गया, यानी टोटल मोल बना। अगर मुझसे बोला जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन आ जाएगा एक्स वाई। इस तरह से हम रिलेशन और टोटल मोल्स निकालते हैं। इस बात को मैं जरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करके आपको समझाता हूं। सपोज ये a है, इससे बनता है 2b और यहां बनता है 3c और इसका रेट कांस्टेंट है k1 और इसका रेट कांस्टेंट है k2। तो इसी बात को समझते हैं। तो टाइम t बराबर 0 पे इसके 1 मोल है, तब यहां पर कुछ नहीं बना। टाइम t इज इक्वल टू t पर ये 1 माइनस x हुआ तो यहां बन जाएगा 2x और यहां पर अगर माइनस y हुआ तो यहां बन जाएगा 3y। ओके 1:3 1:2। हाँ आप x कहीं पर भी लिख सकते हैं, y कहीं पर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब तक गिवन नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। तो टोटल मोल्स एट टाइम t, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस 3y, तो कितना बन गया 1 प्लस एक्स प्लस 2y, ये हो गया टोटल एट टाइम t। तो चलते हैं आगे, पैरेलल रिएक्शन को आगे और कंप्लीट करते हैं। अभी तो हमने जनरल एक्सप्रेशन समझा, तो पैरेलल रिएक्शन में फिर से हमने वही रिएक्शन लेट कर ली, A से B और C, ये k1 रेट कांस्टेंट हो गया, ये k2 रेट कांस्टेंट हो गया। ओके चलिए देखो क्या क्या बातें समझनी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन A0 मान लूं और टाइम t बराबर t पर इसका कंसंट्रेशन मैं AT मान लूं, AT, और टाइम t बराबर 0 पे A0, ओके इसका कंसंट्रेशन मैं BT मान लूंगा, इसका CT मान लूंगा, तो एक्सप्रेशन पहला आया A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT, कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t। ये आ गया अपना पहला एक्सप्रेशन। जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो टाइम t बराबर t पर A के कंसंट्रेशन प्लस B के कंसंट्रेशन प्लस C के कंसंट्रेशन के सम के बराबर होगा। अब चलते हैं दूसरे एक्सप्रेशन। अगर मुझे यहां पर dB by dt निकालना, तो प्रोडक्ट है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो वो आ जाएगा k1 AT, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। आप t नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, A का मतलब एट टाइम t ही है। ओके इसी तरीके से dC by dt अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगा k2 कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ओके अगर मुझे B और C का रेशियो निकालना हो, एक्टिव मास ऑफ B और एक्टिव मास ऑफ C, तो इसका एक डेरिवेशन होता है, अभी देख लेंगे, बट आपको ये याद रखना है हमेशा कि B और C का एक्टिव मास का रेशियो इन दोनों को डिवाइड ही कर देना है, और डिवाइड करके कितना आने वाला है k1 by k2, तो ये B और C का रेशियो है। ओके अब इसके बाद देखिए, अब आपको निकालना है रेट जो कि माइनस dA by dt होगा। तो dA by dt को कैसे निकालेंगे आप, ये k1 AT प्लस k2 AT इसके सम के बराबर, क्योंकि इससे यही दोनों बनेंगे, तो k1 AT प्लस k2 AT इसके सम के बराबर। तो आप माइनस dA by dt को लिख सकते हैं k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ AT। ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है या नहीं आपको?
कर देता हूं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के डैश मान लेते हैं dt। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि k डैश इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, पैरेलल रिएक्शन, तो हर पैरेलल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो k डैश इज इक्वल टू k1 प्लस k2, यानी k टोटल जो k इफेक्टिव आपका आ रहा है, आप k डैश बोलो या k इफेक्टिव बोलो, वो k1 प्लस k2 के सबके बराबर है। तो आप इसमें k की जगह पर 0.693 अपॉन t हाफ इफेक्टिव बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.693 अपॉन t हाफ ऑफ 1 प्लस 0.693 अपॉन t हाफ ऑफ 2। तो यहां से आप ले सकते हैं 1 अपॉन t हाफ इफेक्टिव टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन t हाफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन t हाफ ऑफ 2। ये भी एक रिलेशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका आगे भी यूज भी करेंगे। ओके, तो एक तो मैंने कुछ रिलेशंस तो यहाँ बताए आपको, और फिर मैंने आपको ये बताया रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, और फिर अपने पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये भी कह सकते हैं। इसमें एक टर्म और आता है परसेंटेज ऑफ बी और परसेंटेज ऑफ सी निकालना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ बी और सी निकालने का तरीका क्या है? परसेंटेज ऑफ बी, तो ये जो आप जो रिलेशन देख रहे हैं ना, b by c is equal to k1 by k2, इन दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना है, और वो b का परसेंटेज निकालना है, तो अपॉन में टोटल रहेगा। तो b के लिए रेट कांस्टेंट क्या था, k1 अपॉन k1 प्लस k2 into 100। इसी तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ c निकालना है अगर, तो c के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, k2 अपॉन k1 प्लस k2 into 100। ये परसेंटेज निकालेगा। इसी में प्लस 1 दोनों तरफ आप ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस c अपॉन c, और यहाँ आ जाएगा k1 प्लस k2 अपॉन k2। तो c के लिए क्या आ जाएगा, c के लिए आ जाएगा k2 अपॉन k1 प्लस k2 into 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 100 नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये तो हो गए सारे फॉर्मूले जो कि पैरेलल रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन जरूर आता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है टी हाफ के ऊपर, है ना, और बी और सी के रेशियो के ऊपर बन सकता है। यही 3 पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कहां से आ रहा है, तो ये बात मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूं कि ये कहां से आ रहा होगा। तो देखिए, जैसे यहां पर ये आपका k डैश के इफेक्टिव बन गया, इसका अगर आप रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालते थे तो ये a नीचे जाकर ये k dt बन जाता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनता था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में at बराबर क्या आता था, a नॉट e की पावर माइनस kt आता था ना। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में आता था at बराबर a नॉट e की पावर माइनस kt, याद है आपको। तो वैसे यहां पर आ जाएगा at बराबर a नॉट e की पावर माइनस k डैश की। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले एक्सप्रेशन, मैं यहां पर फ्रेश लिख देता हूं। ये तो हो गए यहां तक के एक्सप्रेशन अपने पूरे। अब मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ at, जिसको आप k डैश बोलोगे। तो आप इसको k डैश भी बोलोगे, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k डैश at। जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा at इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस k डैश इंटू टी। अब आप सोचो कि आप at की जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ k डैश की जगह पर क्या लिख सकते हो। तो at बराबर a नॉट e की पावर माइनस में k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ t, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओके, ये तो बन गया at का एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि bt और ct के लिए क्या करना पड़ेगा।
चलिए देखिए, dv by dt आपने कहां पर लिखा है, ये रहा dv by dt इक्वल टू k1 at, तो यहीं से स्टार्ट कीजिए, dv by dt इज इक्वल टू k1 at की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये a नॉट e की पावर माइनस में k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ t। अब आप क्या कीजिए, ये dt वाले टर्म को उधर ले जाइए और dv को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप dv को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, k1 a नॉट e की पावर माइनस में k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ t dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा, वो मैं लिख देता हूं एक्सप्रेशन। तो ये एक्टिव मास ऑफ B, इसको आप इंटीग्रेट करना तो आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो सीख लो, अदरवाइज आपको सीधा ये याद रख लेना है ना। तो मैं फिर भी बता देता हूं, B का क्या आएगा, तो ये आएगा k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ t, ये आएगा सॉल्व करने। सिमिलरली आप c के लिए भी निकाल सकते हो। c के लिए क्या आएगा, k2 a नॉट बाहर लिखो, अंदर लिखो, एक ही चीज है, वो मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा कर देगा, अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स ऑफ t। अब आप खुद सोचो, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो b by c k1 अपॉन k2 आया कि नहीं आया, तो ये टर्म आ जाएगा। और जब आपको परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए भी बता देता हूं, फॉर परसेंटेज b एंड c, तो आप क्या करो, एक्टिव मास ऑफ b बाय एक्टिव मास ऑफ c है, प्लस 1 ऐड करो, k1 बाय k2 प्लस 1 ऐड करो, तो ये आ जाएगा b प्लस c बाय c इज इक्वल टू k1 प्लस k2 बाय k2। तो देखिए यहाँ पर c के लिए क्या आ रहा है, c का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, c अपॉन b प्लस c जो आएगा, यानी b प्लस c टोटल प्रोडक्ट है और उसमें b का परसेंटेज निकालना है, तो c का परसेंटेज निकालना है, c अपॉन b प्लस c, ये आ जाएगा k2 अपॉन k1 प्लस k2। अब आप अगर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, तो ये ओवरऑल क्या कहलाएगा आपका, परसेंटेज ऑफ c, जो कि आ जाएगा k2 अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 100। यही मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया था, परसेंटेज ऑफ b और c आ गया, ये परसेंटेज ऑफ b और c, ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, नोट कर लेंगे यहाँ तक, नोट कर लिया यहाँ तक। देखिए इसी में मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का भी इंट्रोडक्शन इसी में करा दूं तो आपको और ये बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ 2b 3c ऐसा हो सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूं जनरल, कि अगर यहाँ पर n1 हो जाता n1b और यहाँ पर हो जाता n2c, यहाँ पर n1 और n2 क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, 3 4, अगर ऐसा हो जाता तो अब ये सारे एक्सप्रेशन में क्या होता, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला एक्सप्रेशन है a नॉट इज इक्वल टू at प्लस bt प्लस ct लिखते थे, तो यहां हम लिखेंगे a नॉट इज इक्वल टू at वाले में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, bt वाले में bt बाय n1 और ct बाय n2, तब हमारा एक्सप्रेशन ये ऐसा हो जाएगा। नोट करते जाएंगे साथ साथ, आप साथ साथ नोट करते जाएंगे सारे रिजल्ट। ओके, dv by dt जब ये 1 मोल के लिए अगर निकालते तो डिसअपियरेंस है ना ये, तो ये अगर यहां से निकालते तो यहां 1 अपॉन n1 लगाते, तो इस n1 को वहां भी पहुंचा सकते हैं। तो जहां जहां आपने k1 लिख रखा है वहां वहां पर आप n1 k1 लिखेंगे, और जहां जहां आपने खाली k2 ले रखा है वहां पर आप n2 k2 लिखेंगे। तो dv by dt क्या बन जाएगा, n1 k1 at, dc by dt क्या बन जाएगा, n2 k2 at। b और c का रेशियो क्या हो जाएगा, तो n1 k1 n2 k2, फिर ये आ जाएगा। इसी में आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट सारी बातें समझ में आती जाएंगी, और आप ये नया बना लीजिएगा, मैं तो इसी में कर रहा हूं, आप अलग से बनाइएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला,
तो रेट क्या लिखेंगे, माइनस da/dt लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, n1 k1 80 n2 k2 80। तो ये हो जाता, ये वाला अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा n1 k1 प्लस n2 k2 80, जिसको आप k डैश बोल दोगे। तो k डैश का मतलब हो गया n1 k1 प्लस n2 k2, यानी k इफेक्टिव n1 k1 n2 k2। ओके, तो यहां पर जब आप लिखते k इफेक्टिव 0.693 अपॉन t हाफ, तो यहां पर एक n1 टर्म भी आता और यहां पर एक n2 टर्म भी आता, तो ये हो जाता n1 अपॉन t हाफ ऑफ 1 और ये हो जाता n2 अपॉन t हाफ ऑफ 2। ओके, तो यहां पर इस तरीके से चेंज होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे यूज करते हैं। चलिए परसेंटेज में सबसे ज्यादा यूज है, उसको समझ लीजिए। परसेंटेज, तो मैंने क्या बोला, जहां जहां k1 लिख रखा है वहां वहां n1 k1 लिख दो, जहां जहां पर k2 लिख रखा है वहां वहां पर n2 k2 लिख दो। आप सिंपल 1:1 की स्टोइचियोमेट्री से एक्सप्रेशन समझ लो और n1 n2 ऐसे लगाते चले जाओ। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ b अब आता हो आप क्या होना चाहिए, n1 k1 अपॉन n1 k1 प्लस n2 k2, यही तो होगा, क्योंकि यही तो आ रहा है। देखिए आप इसी में तो प्लस 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो वही बनेगा। परसेंटेज ऑफ c n2 k2 अपॉन n1 k1 n2 k2, यही चाहिए। अब आप कर लोगे, यहां पर भी आप यहां n1 यहां n2 इस तरीके से लगा देंगे। ओके, समझ में आ गया, तो ये नोट कर लेंगे। ये था अपना कंप्लीट पैरेलल रिएक्शन। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी समझ लेते हैं, तो उससे अपने को और क्लियर हो जाए। तो पैरेलल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ए से बन रहा है बी और सी। ए के टाइम t बराबर 0 पे 2 मोल पर मिनट, यहां पर k1 की वैल्यू 4 × 10⁻³ और k2 की वैल्यू, रेट कांस्टेंट k2 की वैल्यू 1 × 10⁻³ है। अपने को कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C, और दूसरा पार्ट है परसेंटेज ऑफ B एंड C। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज की कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 मोल है, तो अगर यहाँ पर 2 मोल है तो मैं यहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके 2 मोल है, टाइम t बराबर 0 पे, तो टाइम t बराबर t पर 2 - x - y, तो यहाँ क्या हो जाएगा x और y। ओके, तो टोटल मोल after the reaction, after the completion of reaction, after the reaction क्या आ जाएगा, तो 2 - x - y = 0, तो x + y = क्या आ जाएगा 2। ये एक रिलेशन मिल गया अपने को, x + y = 2। ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा जो कि उसमें चला जाएगा, तो x + y = 2 आ गया। और B और C का कंसंट्रेशन ढूंढना है। चलिए देखते हैं। तो अपने को फॉर्मूला लगाना है, एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ C इज इक्वल टू क्या होता है x अपॉन y, और वो किसके बराबर है, k1 अपॉन k2, और k1 अपॉन k2 की वैल्यू है 4 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻³। ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आ गया x अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 k1/k2, यानी x इज इक्वल टू आ गया 4y। ये भी एक और नया रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 4y, यहां पर पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4y प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 5y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5, 2/5। ओके, तो ये बन गया हमारा 0.4 y की वैल्यू, और अगर y की वैल्यू 0.4 बन गया तो x बराबर क्या बन जाएगा 4 टाइम्स, तो 1.6। तो x और y का कंसंट्रेशन मिल गया मुझे, x की वैल्यू 1.6, y की वैल्यू 0.4। ओके, अब बात करते हैं, तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट में मेरे को परसेंटेज ऑफ B एंड परसेंटेज ऑफ C निकालना है। तो आपको पता है परसेंटेज ऑफ B कैसे निकालते हैं, क्या नहीं फॉर्मूला होगा k1 अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 100। तो k1 की वैल्यू 4 × 10⁻³ अपॉन 4 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ × 100, तो ये कैंसिल हो गया। ओके,
तो ये 5 20 4 जा 80%। तो सेकंड वाला क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ बी, वो भी निकाल लेंगे इसी तरीके से, K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, तो इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ बी और सी आएगा, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए से बनता है बी और सी, रेट कांस्टेंट K1 K2 वही पुराने, इसको बोल दिया पाथ 1 ए से बी और ए से सी को बोल दिया पाथ 2। एक्टिवेशन एनर्जी E of A along path 1 is 60 kilojoule. Activation energy E of A along path second is 100 kilojoule. E net बताना है अपने को, तो E net कैसे लाते हैं? एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो हमने लिखा था K dash is equal to K1 plus K2, K effective K dash, और दूसरा आपको एक फॉर्मूला यूज करना है K is equal to A e की पावर माइनस E अपॉन RT। तो आप K इफेक्टिव की जगह पर लिख सकते हैं A इफेक्टिव E की पावर माइनस E अपॉन RT is equal to A1 E की पावर माइनस E1 अपॉन RT प्लस A2 E की पावर माइनस E2 अपॉन RT। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप डेरिवेशन पे मत जाओ, सीधा फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला क्या है, E नेट, ये जो ये नेट, ये आ जाएगा E1 इंटू K1 प्लस E2 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये नेट में एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बस यहां पर लगा दीजिए, नेट एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। तो EA नेट, EA1 जैसे आपने इसको मान रखा है EA1 K1 के लिए, तो EA1 के वाला तो 60 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 100 इंटू 1 into 10 to the power minus 3 अपॉन में K1 plus K2 तो हो गया 5 into 10 to the power minus 3। अब आप देखिए 10 to the power minus 3 ऊपर से कॉमन आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 4 या 240 plus 100 तो ये हो जाएगा 340 by 5 5 6 जा और 5 8 तो 68 किलो जूल पर आंसर। तो अपना आंसर नोट कर लेंगे 68 किलो जूल। ये नेट एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी नेट निकालना है तो ये K1 अपॉन K1 प्लस K2, ये B का फ्रैक्शन इनटू EA1 और ये K2 अपॉन K1 प्लस K2 तो C का फ्रैक्शन इनटू EA2, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो और यही नेट एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे जल्दी से। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही अपोज करती है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लेंगे, इन रिवर्सिबल रिएक्शन first order reaction is opposed by first order reaction। ओके, तो एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिएक्शन ले लेते हैं A reversible with B, ये K फॉरवर्ड कांस्टेंट और ये KB बैकवर्ड कांस्टेंट। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन A था, ये नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू t पे A माइनस x तो ये x आ गया। टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे
a माइनस एक्स सी, तो ये एक्स सी हो गया। अब यहां पर x क्या है और एक्स सी क्या है? तो x है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ B एट टाइम t, और xc क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट टाइम t इक्विलिब्रियम। मोल अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन दोनों एक ही कंटेनर में हो रही होगी, दोनों के लिए सेम वॉल्यूम होगा, तो मोल को आप कंसंट्रेशन के टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हो, कंसंट्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अपने को जानना है और dA by dt जानना है, dV by dt जानना है, ये सारी चीजें समझनी है। तो देखिए सबसे पहला, अगर मैं इस फॉरवर्ड वाले एरो को देखूं तो ये मेरा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और अगर मैं इस बैकवर्ड वाले एरो को देखूंगा तो रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। तो अगर मुझे लिखना हो dA by dt, dA by dt, तो ये एरो के लिए, फॉरवर्ड वाले के लिए रिएक्टेंट कौन है? ये, तो ये आ जाएगा माइनस A इंटू KF, आप AD भी लिख सकते हैं, प्लस एक्टिव मास ऑफ B क्योंकि वो प्रोडक्ट है, इंटू K। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको लिखना है dV by dt, तो कैसे लिखेंगे dV by dt? अब इस बैकवर्ड एरो के लिए रिएक्टेंट कौन है? ये, तो माइनस में एक्टिव मास ऑफ B KB प्लस KF एक्टिव मास। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया dA by dt और dV by dt लिखने का तरीका। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं जनरल बोल रहा हूं dx by dt, dx by dt। तो ये क्या हो जाएगा? kf एक्टिव मास ऑफ A माइनस kb एक्टिव मास ऑफ B। ओके, एट इक्विलिब्रियम dx by dt क्या हो जाएगा? 0। ये इक्विलिब्रियम पे होगा, और ऐसा आप कभी भी लिख सकते हो dx by dt is equal to k of A minus kb। तो विदाउट इक्विलिब्रियम आप ये लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं। तो इसका मतलब होता है dx by dt is equal to kf एक्टिव मास ऑफ A, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? टाइम इंटरवल t इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, t लेना है, A माइनस एक्स माइनस के बी में लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे b, x की जगह पर क्या लिख देंगे? b की जगह पर क्या लिख देंगे? x। तो ऐसा ये था विदाउट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम dx by dt, तो ऐसे में एक्टिव मास ऑफ A एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा A माइनस एक्स और एक्टिव मास ऑफ B एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा xc। ओके, जरा dx by dt लगा देते हैं इक्वल टू 0। तो dx by dt is equal to kf एक्टिव मास ऑफ A माइनस kd एक्टिव मास ऑफ B। अगर इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये बोला जाएगा kf एक्टिव मास ऑफ A is equal to kd एक्टिव मास ऑफ B। और जैसा कि हम सब जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन Kc बराबर होता है Kf अपॉन Kb। तो जब आप Kf अपॉन Kb करेंगे तो ये आएगा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। और याद रहे ये इक्विलिब्रियम पे लिखना है।
तो B का एक्टिव मास इक्विलिब्रियम से कितना होता है xc और A के लिए A माइनस xc। तो ये आपका Kc जो कि Kf अपॉन Kb होता है ये xc अपॉन A माइनस xc बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन नोट कर देंगे यहाँ। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log xc अपॉन xc माइनस x। और ये K का मतलब है Kf प्लस Kb यानी K डैश नेट K। ओके, तो ये अपना फॉर्मूला। इसको कैसे डिराइव करते हैं उस पर नहीं जाते हैं, आप सिंपली बस ये याद रखो फॉर्मूला। xc क्या है वो आपको पता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है या मोल है, मोल भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। और x क्या है, टाइम t पर डिसोसिएटेड है। ओके, Kf प्लस Kb, ये Kf प्लस Kb नेट रेट कांस्टेंट है K डैश, तो यहां तक नोट कर लेंगे। इसको अगर हम x के फॉर्म में निकालें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा xc 1 माइनस e की पावर माइनस kf प्लस kb टाइम्स ऑफ k। ओके, ये भी एक फॉर्मेट आ जाता है। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।